तो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और हमारे इस चैनल पर आपको जो कि ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक जो नया पेपर कनिष्ठ अनुदेशक का जो पेपर है इलेक्ट्रीशियन का, उस पेपर को अपन हल करने वाले हैं। इसमें राजस्थान जीके की जो कि टॉप 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 50 क्वेश्चन को विस्तृत व्याख्या के साथ हल करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम को व्यर्थ न करते हुए सीधे ही अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। विजिबिलिटी आपको आसानी से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल। तो इससे पहले कि आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, वो लाइक भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? ठीक है, तो इसका सही आंसर अपना क्या हो जाएगा कि कौन सा राज्य तैयार था, वो आपको बिल्कुल बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, धौलपुर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये धौलपुर जो है राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहता था, ठीक है। तो अपन राजस्थान के एकीकरण की बात कर लेते हैं। मत्स्य संघ का जो देखो, थोड़ा सा अपन स्पेस ले लेते, स्पेस लेके मत्स्य संघ के बारे में अपन कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, ठीक है। मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था, मत्स्य संघ किन की सलाह पे दिया गया था, ये आपको कुछ याद रखना। मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था किसकी सलाह पे दिया गया था? कैम मुंशी की सलाह पे दिया गया। पहला तथ्य हो गया आपका, बिल्कुल आपको याद रख, कैम मुंशी, ठीक है। दूसरा मैं बता दूं कि मत्स्य संघ का जो राजस्थान के प्रथम चरण का गठन हुआ था, वो कब हुआ था? तो 18 मार्च 1948। ये आपको याद रखना, ठीक है। 18 मार्च 1948 को हुआ था, ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो इसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो उदय भान सिंह बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? उदय भान सिंह बनाए गए थे, उदय भान सिंह, ये भी आपको याद रखना, उदय भान सिंह, ठीक है। इनका जो संबंध था ना वो धौलपुर से था, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे शोभाराम कुमावत बनाए गए थे, जो कि अलवर के थे। कहाँ के थे भाई? अलवर के थे। ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा मत्स्य संघ के अंदर कितनी रियासतें थी, तो उस रियासतों की अपन बात कर लेते हैं। मत्स्य संघ की जो रियासतें थी ना, कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। 4 रियासतें थी भाई। कौन कौन सी रियासतें थी? आपको जैसे पता है ABCD, ये छोटी सी एक ट्रिक है जिससे हमेशा याद रहेगा। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। इससे आप कभी भूलोगे नहीं, तो ये आपको याद रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसके अलावा मैं बता दूं तो इसको जो कि एक ठिकाना है, देखो 4 तो रियासत एक ठिकाना निमराना का विलय हुआ था। तो अगर सवाल आपको यूँ पूछ लिया जावे कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कितनी इकाइयों का विलय हुआ, तो आपको ऑप्शन में देखो क्या देगा। आप ऑप्शन में देखो, मैं बताता हूँ। एक तो 4 इकाई, एक 5 इकाई, एक 6 इकाई, एक 7 इकाई। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट जाएंगे 4 इकाइयाँ का विलय हुआ था, लेकिन वो गलत आंसर होगा आपका। सर कैसे गलत होगा? देखो 4 तो रियासतें थी, एक ठिकाना था, तो कुल इकाइयाँ कितनी हो गई? 5 इकाइयाँ हो गई। देखो एग्जामिनर आपको अगर कंफ्यूज करना चाहेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा, तो विद्यार्थी भी क्या थोड़ा घूम जाता है। तो आपको बिल्कुल होश हवास में रहना एग्जाम हॉल में, और उसका सही उत्तर करना 5 इकाइयाँ, ठीक है। पहले चरण के अंदर कितनी इकाइयों का विलय हुआ था? 5 चरण। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, 4 रियासतें भाई 4 इकाइयाँ थी, और निमराना को भूल जाता है, ठीक है। भाई निमराना का भी जो विलय हुआ था वो मत्स्य संघ में हुआ था, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा और तथ्य मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा और तथ्यों की बात कर ले तो और तथ्यों के अंदर देखो, राज प्रमुख मैंने बताया। उपराज प्रमुख की बात कर ले तो गणेश पाल थे, गणेश पाल सिंह। उपराज प्रमुख कौन बने थे? तो गणेश पाल सिंह, ये भी तथ्य आपको याद रखना, गणेश पाल सिंह, ठीक है। कहाँ के थे? ये करौली के थे, ये भी आपको याद रखना, कहाँ के थे? करौली के। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री शोभाराम कुमार थे। उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? ये तथ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ का जो उप प्रधानमंत्री था वो जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठीक है। और उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन जो किया था NV गाडगिल ने किया था। किसने किया भाई? NV गाडगिल ने, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा उद्घाटन हुआ कहा था? तो लोहागढ़ भरतपुर में हुआ था। राजधानी किसे बनाया था? अलवर को राजधानी बनाया था। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। किसे राजधानी बनाया था? तो अलवर को राजधानी बनाया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कुछ इंपॉर्टेंट और तथ्यों की बात कर लेता हूँ एकीकरण के में। तो देखो पहले भी मैं बता चुका हूँ, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ कितने चरणों में? 7 चरणों में। 1948, 1949, 1950 और 1956, ये आपको याद रखना। 1948 में 3 चरणों का विलय हुआ।
1949 में 2 चरणों का विलय हुआ, 1950 में 1 चरण, 1956 में 1 चरण। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण कुल कितने समय लगा, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने समय लगा, तो ये भी आप याद रख सकते हो। देखो बहुत आसान है, 7, 8, 7, 14। कितना टाइम लगा भाई, 8, 7, 14, 8, 7, 14, यानी 8 बरस 7 माह 14 दिन लगे थे। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहता तो कैसे याद रखोगे आप। 8, 7 कितने होते हैं, 8, 7, 15 होते हैं, लेकिन हमारे एकीकरण में 8, 7, 14 ही मानेंगे अपन। ठीक है, एकीकरण में 8, 7 कितने हो जाएंगे, 14। तो 8, 7, 14, 8, 7, 14 ऐसे आप याद रख सकते हो। अगर 5 बार आप बोलोगे ना 8, 7, 14, 8, 7, 14, तो आपको याद हो जाएगा कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने समय लगा, 8 बरस 7 माह 14 दिन। कुल दिनों की मैं बात कर लेता तो कुल दिन कितने थे, 3144 दिन लगे थे। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैंने ही बताया सिर्फ। 3144 दिन लगे थे कुल। अगर दिनों में आ गया ना तो फिर अक्सर बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो 3144, 3144। ठीक है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि अगले क्वेश्चन है ये रहा आपका। ठीक है, अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए थे, जिन्हें कहा जाता है, तो जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है सिक्का एलची कहा जाता है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिक्का एलची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कुछ रियासतों के सिक्कों के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ रियासतों के जो सिक्के उसके बारे में अच्छे से देख ही लेते हैं अपन। तो सबसे पहले तो मैं सिक्कों के बारे में आपको बता देता हूँ भाई क्या होता है सिक्का। देखो सिक्कों का जो अध्ययन होता है ना उसे क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमिस। ठीक है, याद रखना आप, सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं बता दूं तो राजस्थान के अंदर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ मैं। ठीक है, केब, राजस्थान के अंदर जो केब है ना, केब एक लेखक है, केब ने 1893 में, कब, 1893 में, 1893 के अंदर केब ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का जो नाम था द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना। इसके अंदर सारे सिक्कों के बारे में बताया था। ठीक है, सारे सिक्कों के बारे में बताया था। तो अब सिक्कों के बारे में जान लेते हैं, किताब भी आप याद रख सकते हो। सबसे पहले अपन जयपुर के सिक्के की बात कर लेते हैं। जयपुर के जो प्रसिद्ध सिक्के थे मैं बता दूं, एक तो जाड़शाही हो गया आपका, जाड़शाही, जयपुर रियासत के जो सिक्के चलते थे उस समय, एक तो जाड़शाही हो गया आपका, एक रसकपुर सिक्का भी चल रहा था, एक रसकपुर सिक्का। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक अपना हाली सिक्का भी जयपुर से था भाई, हाली सिक्का। कौन सा सिक्का, हाली सिक्का। और एक मोहम्मद शाही सिक्का, कौन सा सिक्का, मोहम्मद शाही सिक्का। अब मेवाड़ की बात कर लेते तो मेवाड़ के अंदर उस समय एक तो एलची, जैसे कि भी बताया था मैंने। ठीक है, कौन सा सिक्का, एलची। ये मेवाड़ की जो स्थानीय टकसालें होती थी ना, मुगलों को एलची सिक्का बनता था वहाँ पर। ठीक है, दूसरा दूसरा जो सिक्का था रूपक सिक्का, चांदी का था ये रूपक। एलची मैंने बता दिया, रूपक जो कि चांदी का सिक्का था। इसके अलावा ढींगला, ये ढींगला भी यही था मेवाड़ के अंदर। त्रिशूलिया, त्रिशूलिया के अलावा बात कर लूँ भिलाड़ी, भिलाड़ी भी यही सिक्का चलता था, भिलाड़ी, त्रिशूलिया। और इसके अलावा करशापण। और इसके अलावा दोस्ती लंदन जो सिक्का नहीं है, ये जरूर आप याद रखना, दोस्ती लंदन जो सिक्का शुरू किया था, किसने किया था, वो मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने किया था। उस पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। ठीक है, दोस्ती लंदन सिक्का का संबंध मेवाड़ से है। और किसने शुरू किया था, ये मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इसको शुरू किया था। ठीक है, अगली रियासतों की बात कर लेते हैं, अगले सिक्कों की बात कर लेते हैं। बीकानेर का जो सिक्का है वो गजशाही सिक्का है। बीकानेर का कौन सा सिक्का है भाई, गजशाही, गजशाही सिक्का और विजयशाही सिक्का, ये बीकानेर के, ये भी आपको याद रखना, गजशाही और विजयशाही सिक्के। इसके अलावा मैं बात कर लूँ जोधपुर रियासत की, तो जोधपुर रियासत की, अच्छा ये विजयशाही सिक्का जो बीकानेर का बताया ना, ये जोधपुर में है, सॉरी गाइस, है ना, ये जोधपुर वाला है विजयशाही सिक्का। गजशाही सिक्का बीकानेर में चलता था, ये आपको याद रखना। विजयशाही सिक्का अपना बीकानेर वाला हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी मारवाड़ वाला, वापस से कंफ्यूज हो गया मैं एक बार। गजशाही बीकानेर और अपना जो ये विजयशाही सिक्का जो है अपना जोधपुर वाला हो जाएगा। ओके गाइस, तो जोधपुर के सिक्कों की बात कर लेते हैं। जोधपुर के अंदर जो सिक्के चलते थे उसमें विजयशाही हो गया पहला अपना, विजयशाही के बाद लल्लू शाही की बात कर ले तो भीमशाही के बाद बात कर ले तो गदिया सिक्का। ये गदिया सिक्का कहाँ चलता था, ये जोधपुर में चलता था। और डब्बूशाही और फदिया, डब्बूशाही सिक्का और फदिया सिक्का ये जोधपुर रियासत में चलते थे। इसके अलावा मैं अगली बात कर लेता हूँ, तो देखो प्रतिहारों के जो सिक्कों की बात कर लेता हूँ, कभी पूछा नहीं है वैसे। 3 ही सिक्के थे प्रतिहारों के, गुज्जर प्रतिहार जो थे ना उनके 3 सिक्के थे, एक तो व्रा, एक द्रम,
एक तो था व्रा सिक्का, एक था द्रम सिक्का, और एक सिक्के की बात कर लो तो विशोपक। कौन सा? विशोपक। ये सिक्के थे गुज्जर प्रतिहार कालीन, ठीक है। इसके अलावा और रियासतों की बात कर ले तो डूंगरपुर के अंदर जो सिक्के थे वो उदयशाही, शालिमशाही। बांसवाड़ा की बात कर ले तो लक्ष्मणशाही, शालिमशाही। प्रतापगढ़ की बात कर ले तो आलमशाही और नया शालिमशाही। बूंदी के सिक्कों की बात कर ले तो रामशाही, चेहरेशाही, कटारशाही, ये बूंदी में चलते थे। कोटा के सिक्के की बात कर ले तो मदनशाही और गुमानशाही। झालावाड़ के सिक्के की बात करें तो मदनशाही, पृथ्वीशाही। अलवर के सिक्के की बात कर ले तो रावशाही और अक्केशाही। और भरतपुर के सिक्के की बात कर ले तो शाह आलमशाही। और धौलपुर की बात करें तो तमंचा शाही जो चलता था धौलपुर में चलता था। इसके अलावा जैसलमेर जो बचा ना, जैसलमेर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्के वापस से बता देता हूँ। जैसलमेर के जो सिक्के अपने, एक तो अक्के शाही हो जाएगा। कौन सा? अक्के शाही, ठीक है। एक डोडिया हो जाता है, डोडिया। डोडिया जो सिक्का चलता था ये भी जैसलमेर में चलता था, ठीक है, तांबे का होता था। और एक मोहम्मद शाही जो सिक्का चलता था ये भी जैसलमेर में चलता था, आपको याद रखना। अक्के शाही, डोडिया और मोहम्मद शाही। अक्के शाही, डोडिया, मोहम्मद शाही, ये जैसलमेर के प्रमुख सिक्के हैं, तो ये आपको याद रखना। ये मोहम्मद शाही जो था ना, चांदी का सिक्का था, ये तांबे का सिक्का था, ये भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपके सामने सिक्का एलची हो गया। इसके बाद आगे बढ़ो। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना, तीसरे के सही आंसर की अगर मैं बात करता हूँ किसके द्वारा लिखा गया, तो तीसरा जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल, ये जो लिखे गए हैं बिल्कुल किसके द्वारा लिखे गए? ये हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखे गए। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना हीरालाल शास्त्री। जीवन कुटीर के गीत हीरालाल शास्त्री द्वारा लिखे गए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी हीरालाल शास्त्री के जो गीत है और ग्रंथ है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रलय, प्रतीक्षा, नमो नमे, ये भी हीरालाल शास्त्री द्वारा लिखा गया था। एक प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये भी हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। जयनारायण व्यास कर लो तो जयनारायण व्यास के दो दो प्रमुख पुस्तकें थी, ग्रंथ है। एक तो पोपाबाई की पोल, एक अपनी जो थी मारवाड़ की अवस्था, ये अपने जयनारायण व्यास के द्वारा लिखे गए। जयनारायण व्यास द्वारा 3 अखबार निकाले गए थे, ठीक है। एक तो अखंड भारत, एक पीप, एक आगे बाण। आगे बाण राजस्थानी प्रथम समाचार पत्र था, पीप अंग्रेजी समाचार पत्र था, और अखंड भारत हिंदी का समाचार पत्र था, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ मैं आपको बता देता हूँ जो कि बार बार, एक तो संगत रासो जो कि गिरधर आसिया ने लिखा था। वीरबाण, वीरबाण बहादुर डाडी ने लिखा था, ये भी आपको याद रखना। राग चंद्रिका भट्ट द्वारकादास द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इसके अलावा हंसावली असायत ने लिखा था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ धरती दोहरारी तो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो राजस्थान की जो प्रथम महिला सांसद थी ना वो कौन थी, वो ये बताना आपको। तो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? यशोदा देवी। यशोदा देवी। यशोदा देवी के अलावा बात करें सुशीला बग्गारू, शारदा भार्गव। शारदा भार्गव की बात करूँ तो विद्या पाठक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शारदा भार्गव जो कि राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी, ठीक है। प्रथम महिला सांसद कौन थी भाई? शारदा भार्गव थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रथम सीएम की बात कर लूँ तो कौन थी भाई? वसुंधरा राजे थी। कौन थी? वसुंधरा राजे। प्रथम महिला राज्यपाल की बात कर लूँ राजस्थान की तो कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। इसके अलावा प्रथम विधानसभा की जो स्पीकर थी वो कौन थी राजस्थान की? वो सुमित्रा सिंह थी। ये तथ्य भी आपको याद रखना, कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। इसके अलावा मैं और प्रथम की बात कर लूँ राजस्थान में प्रथम पुरुष और प्रथम महिलाएं कौन थी, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। सारे तथ्य एक साथ ही मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको याद करने में भी आसानी हो। प्रथम महिला जो मंत्री थी वो कमला बेनीवाल थी। कौन थी भी? कमला बेनीवाल। और प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष की बात कर ले तो तारा भंडारी थी। कौन थी भी? तारा भंडारी। ये तथ्य भी आपको याद रखना, तारा भंडारी। इसके अलावा बात कर लो तो प्रथम महिला पायलट नम्रता भट्ट थी। कौन थी? नम्रता भट्ट। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रथम महिला पायलट नम्रता भट्ट होगी। प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी। कौन थी? यशोदा देवी। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। कौन? यशोदा देवी। यशोदा देवी, ठीक है, जो कि बांसवाड़ा की थी, इनका संबंध बांसवाड़ा था, ये भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा प्रथम राज्यसभा सांसद अभी मैंने बताया श्रीमती शारदा भार्गव। प्रथम लोकसभा सदस्य जो थी महारानी गायत्री देवी थी। कौन थी? गायत्री देवी। ये भी आपको याद रखना। लोकसभा सदस्य प्रथम कौन थी? गायत्री देवी। इसके अलावा मैं और बात कर लो तो प्रथम महिला जिला प्रमुख जो थी ना वो नगेंद्र बाला थी, कोटा से, हाड़ौती क्षेत्र से आती थी। ये सवाल भी पूछा हुआ, याद रखना आपका, ठीक है। और प्रथम महिला फ्लाइंग जो ऑफिसर थी वो निवेदिता थी, राजस्थान से। कौन थी भाई? निवेदिता। और प्रथम राजस्थानी फिल्म की बात कर लो तो नजराना थी। प्रथम सीमेंट उत्पादन संयंत्र की बात कर ले तो लाखेरी बूंदी था।
प्रथम पद्म विभूषण किसे मिला? घनश्याम बिरला को मिला था। प्रथम पद्म भूषण किसे मिला? श्री कंवर सेन को मिला था। ठीक है, ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जैसे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात कर ले तो श्रीमुख गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत पंडित हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले प्रथम तो के वर्मा थे। कौन थे भाई? के वर्मा, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लो तो नरोत्तम लाल जोशी थे भाई। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। तो ये तथ्य में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बताया। एक और तथ्य है जो कि एग्जाम में बना था, अभी आरपीएससी ने पूछा, प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो थे वो कौन थे? तो प्रथम प्रोटेम जो स्पीकर थे वो महारावल संग्राम सिंह थे भाई, महारावल संग्राम सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था, ये आपको बताना। कर्णा भील का जो संबंध है वो किससे है, ये आपको बताना है। तो देखो, कर्णा भील के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। कर्णा भील का जो संबंध था वो नड से था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब नड होता क्या? तो नड क्या होती है? एक लंबी बांसुरी होती है। देखो मैं बताता हूँ, ये लंबी बांसुरी होती है। ठीक है, ये लंबी बांसुरी होती है, इस टाइप का होता है नड। ठीक है, और एक फूक दे के बजाया जाता था, सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा नड आपका। ठीक है, और एक खोखली नली होती है और खड़ी बांसुरी होती है, उसमें सीटी सीटी बजती है। और उसी समय गले से एक गीत निकलता है जो वास्तव में रुक रुक कर गाता है। और ये कागोर की लकड़ी का बना होता है नड। कौन सी लकड़ी से बना होता है? कागोर की लकड़ी का नट बना होता है, ये भी याद रखना। इसके अलावा इसमें 4 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? 4 छेद होते हैं इस बांसुरी में। तो ये तथ्य आप याद रख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं वाद्य यंत्र की बात करूँ तो वाद्य यंत्र के देखो कुछ तत्वाद्य यंत्र होते हैं जो कि जिनके स्वर की उत्पत्ति तारों से होती है। तत्वाद्य यंत्र तारों के बने होते हैं, जैसे इकतारा, सारंगी, रावणहत्ता, कामायचा, तंदूरा, जंतर, भपंग, अपंग, रवाज, दबाब, चिकारा, दूर और सुरिंदा और दुकाको। ये कौन से हैं? ये तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र जो फूक देकर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, पूंगी, शंख, सिंगी, बाकिया, मशक, भुंगल, सतारा, नागफणी, नड, मोरचंग, करना, तुरई, मुरला और सुरनाई। ठीक है, इसके अलावा अवनद वाद्य यंत्र जो होते हैं ना, अवनद वाद्य यंत्र, ये चमड़े से बनाए जाते हैं भाई। जैसे ढोल हो गया, ढाक हो गया, ढोलक, डमरू, डफ, मांदल, ठीक है, नौबत, नगाड़ा, चंग, खंजरी, ताशा, दोसा, दमामा, ये घेरा जो होता है ये अवनद होता है। एक होता है अपने घन वाद्य यंत्र जो कि धातु से बने हुए होते हैं। मंजीरा, झांझ, थाली, घुंघरू, करताल, खड़ताल, रमजोल और घुरालिया, ये क्या धातु के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सारे वाद्य यंत्र मैंने बता दिया आपको, ये भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। भीलवाड़ा जिले की डेस नदी पर भागोर सभ्यता स्थित है। तो भीलवाड़ा नदी की डेस सभ्यता पर भागोर सभ्यता स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सी? कोठारी नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? कोठारी नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बागोर सभ्यता का अपन बिल्कुल पोस्टमार्टम कर लेते हैं 360 डिग्री पे चारों तरफ की। कोठारी बागोर सभ्यता से जो भी सवाल बनेंगे वो अपन सारे सवाल क्लियर कर लेते हैं पहले से। बागोर सभ्यता को एक तो पाषाणकालीन सभ्यता माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, पाषाणकालीन। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये भागोर सभ्यता जो है ना, मांडल तहसील में जो कोठारी नदी बहती है उसके किनारे पर, उसके तट पर फली फूली थी। ये भी आपको याद रखना। इस भागोर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है ना वो वीएन मिश्र ने करा था भाई। किसने करा था? 1967 से 68 के मध्य। ठीक है, 68 के मध्य किसने करा था? वीएन मिश्र ने। और इनके साथ एक और थे डॉक्टर एल.एस. लेस्निक द्वारा किया गया था। ठीक है, एल लेस्निक के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक तो डॉक्टर वीएन मिश्रा, डॉक्टर एल.एस. लेस्निक के द्वारा किया गया था। बागोर सभ्यता में 3 स्तरों के अवशेष प्राप्त हुए, यानी बागोर का जो उत्खनन हुआ 3 स्तरों पर हुआ और 3 स्तर का अवशेष भी प्राप्त हुए। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो बागोर सभ्यता में स्थित महासतियों का टीला बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल है। ठीक है, महासतियों का टीला। देखो, महासतियों की छत्रियाँ अलग है और महासतियों का टीला अलग है। तो आपको याद रखना, ये महासतियों का जो टीला पड़ता है भीलवाड़ा में पड़ता है, बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल है। बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बन सकता है। आदिम संस्कृति का जो संग्रहालय माना जाता है, किसे माना जाता है? बागोर सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। और बागोर सभ्यता में 14 प्रकार के कर से किए जाने के अवशेष मिले। सवाल बनेगा एग्जाम में, अच्छे लेवल का जो एग्जाम होगा ना, वहाँ पूछा जाएगा कि 14 प्रकार के करसे के जो अवशेष मिले कौन सी सभ्यता से मिले? बागोर से मिले। ठीक है, बागोर सभ्यता के लोग जो कि करसी, पशुपालन और आखेट करते थे, यहाँ से 5 तांबे के उपकरण भी मिले और एक छोटी छोटी सुई मिली है जो कि 10 सेंटीमीटर की थी।
और बागोर सभ्यता से विश्व के सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, ठीक है। और बागोर सभ्यता के मकान पत्थरों से बने होते थे, फर्श के भी पत्थर को भी समतल जमाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जो पाषाण उपकरण मिले, जैसे छिद्रक मिला, स्क्रैपर मिला, चांद्रिक मिला है, तो ये भी आपको ये तथ्य याद रखना। अब एग्जाम में जो बनने वाले, एक तो कौन सी नदी के किनारे कोठारी उत्खनन किसने किया, वीएन मिश्र ने। कितने स्तरों पर उत्खनन हुआ, 3 स्तरों पर हुआ। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहते हैं, बागोर को कहते हैं। 14 प्रकार के कृषि के जो तथ्य मिले, कहाँ से मिले, साक्ष्य, वो बागोर से मिले। और सबसे प्राचीनतम पशुपालन के जो साक्ष्य मिले वो भी बागोर से मिले। बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1460 का लेखक, यानी एकलिंग शिलालेख का लेखक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं भाई एकलिंग का जो है कौन है। तो ये एकलिंग शिलालेख जो है, इसकी तिथि आपके सामने दी हुई थी कि 1460 ईस्वी का है, 1460 ईस्वी, ठीक है। एकलिंग जी के मंदिर, जो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पड़ता है आप सभी जानते हो, ठीक है, बिल्कुल उदयपुर में पड़ता है। बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। इसी के पास मिली थी ये जो शिलालेख है ना, ये मारावल राय सिंह द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार के समय 1498 में उत्कीर्ण करवाया था, ये आपको याद रखना। इसके अलावा इसमें मेवाड़ शासकों की वंशावली और तत्कालीन समाज की आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। इसके अलावा इस प्रशस्ति में बप्पा के संन्यास लेने का वर्णन भी आपको मिलता है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इस प्रशस्ति में सैतर सिंह और मालवा के अमित शाह को पराजित करने का वर्णन भी मिलता है। इस प्रशस्ति की जो रचयिता है वो महेश भट्ट है भाई। कौन है, सॉरी महेश्वर है। कौन है, महेश्वर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महेश भट्ट नहीं महेश्वर। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल महेश्वर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ये कौन से नंबर का था अपना, ये 7वें नंबर का था ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि ये रहा। निम्नलिखित में से प्रत्यार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, नागभट्ट प्रथम। मंडोर को बदलकर मेड़ता को जो राजधानी बनाने वाला था वो गुर्जर प्रत्यार शासक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम था। वे कौन था, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जैसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का बिल्कुल अपना कौन सा सही आंसर हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्जा राजा जय सिंह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में अपन जान ही लेते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह जो है, आमेर के शासक भाव सिंह की मृत्यु के बाद जय सिंह गद्दी पे आमेर के राजा बने थे। 11 वर्ष की उम्र थी मात्र। इनकी माता का नाम दमयंती था। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जयपुर के कच्छावा वंश में सर्वाधिक अवधि यानी 46 वर्ष तक निर्बाध रूप से इन्होंने शासन किया था, ये भी तथ्य आपको याद रखना। कितने, इसका जो रूलिंग पीरियड था क्या था, 1621 से लेकर 1667, 1621 से लेकर 1667, ठीक है। सर्वाधिक लंबे 46 साल तक इन्होंने निर्बाध रूप से शासन किया था, ठीक है। और इसके अलावा और तथ्यों की बात कर लेते हैं अपन जो इंपॉर्टेंट है, जो बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, कौन कौन से बन सकते हैं। तो इसके अलावा सवाई जय सिंह जो थे ना, उनका जो कार्यकाल था तो वो 1700 से 1743 था, ठीक है। और ये अपन जो बात कर रहे हैं ये मिर्जा राजा जय सिंह यानी जय सिंह प्रथम की अपन बात कर रहे हैं, जय सिंह प्रथम की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ना मिर्जा राजा जय सिंह की, वो 2 जुलाई 1667 को बुरहानपुर में हुई थी। ये सवाल भी पूछा गया कि बुरहानपुर में। और इसके अलावा जो पुरंदर की संधि के मध्य जो मध्यस्थता करवाई थी, वो पुरंदर की संधि कब हुई थी, 11 जून 1665 में हुई थी, ठीक है। किन के मध्य हुई थी, शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी, ये भी तथ्य आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आमेर में कई उन्होंने महल बनवाए, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और औरंगाबाद में जयसिंहपुर नगर बसाया था। और जयगढ़ दुर्ग में जय एक तोप बनाई थी जिसे जिसे एशिया की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है। तो उस तोप का जो नाम था वो जेबाण तोप था, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में एक कवि रहते थे बिहारी लाल, ने बिहारी सतसई की रचना करी थी हिंदी में। जय सिंह ने बिहारी के प्रत्येक दोहा के लिए एक स्वर्ण मुद्रा देते थे, इन्हें क्या देते थे, एक स्वर्ण मुद्रा इनको देते थे। तो ये सारे तथ्य जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, तो रतवई लोकगीत का जो संबंध है, रतवई लोकगीत का जो संबंध है वो मेवात से है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो
जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो जयपुर में जो हवा महल का निर्माण करवाया था वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, सवाई जय सिंह ने करवाया, सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया, या इसके अलावा सवाई महाराजा ईश्वरी सिंह ने करवाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल, तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा अपना सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, कुछ तथ्यों की मैं बात कर लेता हूँ। एक तो ये 5 मंजिला है, ठीक है, आपको याद रखना है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। दूसरा कितना ऊंचा है? तो 50 फीट ऊंचा है। कितना फीट है वो? 50 फीट ऊंचा है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसमें 953 झरोके हैं, झरोके और खिड़कियाँ स्थित है, खिड़कियाँ स्थित हैं। हवा महल की जो खिड़कियाँ हैं ना वो जाली, जो चेहरे पर लगे पर्दे का काम करती है, यानी अंदर कौन खड़ा वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, और हवा महल जो कि भगवान श्री कृष्ण के राज मुकुट के आकार के जैसा बनाया हुआ है, इसलिए तो कहा भाई ये राज मुकुट है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि कृष्ण के मुकुट के समान लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका निर्माण करवाया, कब हुआ था इसका निर्माण? 1799 में हुआ था। ठीक है, ये 5 मंजिला है, 1799 में इसका निर्माण हुआ था। इसकी आकृति पिरामिड की तरह दिखती है। किससे कैसे दिखती है? पिरामिड की तरह दिखती है। ये सारे तथ्य तो हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य जो है हवा महल के बारे में वो ये है कि 5 मंजिल है, उनका क्रम बताइए आप। आजकल सवाल बिल्कुल ट्रेंड में है और ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल सवाल तो सभी बच्चों को आते हैं। मेरिट बनाने वाले जो सवाल होते हैं ना वो टफ सवाल होता है। ठीक है, वो सवाल जो हल करता है वही मेरिट के अंदर आता है और उसी का सिलेक्शन होता है। तो वो मंजिलें भी आपको याद रखनी। मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो, सर विप्रे विप्रे हवा, सर विप्रे हवा, तो आपको याद रखना। सबसे पहले से शरद हो जाएगी, रे से रतन हो जाएगी, वी से विचित्र हो जाएगी, प्रे से प्रकाश हो जाएगी, हवा हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली मंजिल शरद मंजिल हो जाएगी, दूसरी रतन मंजिल हो जाएगी, तीसरी विचित्र मंजिल हो जाएगी, चौथी प्रकाश मंजिल हो जाएगी, पांचवी हवा हो जाएगी। तो इस तरह आपको 5 मंजिलें याद रखनी है। ठीक है, सर विप्रे हवा, सर विप्रे हवा, सर विप्रे हवा, 3-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? ठीक है, तो इसका जो देखते हैं अपन कौन बताता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना दयालदास के ख्यात, दयालदास के ख्यात, बांकीदास के ख्यात, नैण सिंह के ख्यात और एकलिंग शिलालेख, एकलिंग शिलालेख। इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बांकीदास की ख्यात। कौन बताती है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बांकीदास की ख्यात। बांकीदास की ख्यात के जो लेखक है वो बांकीदास खुद है, ये भी आप याद रख सकते हो। ये जोधपुर के जो महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। मान सिंह, जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे, ये आपको याद रखना। इसके अलावा और मैं बता दूं तो बांकीदास की ख्यात में राजस्थान में कन्यावध रोकने के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसकी तथ्य की बात कर ले तो बांकीदास के ख्यात में बीकानेर के शासक रतन सिंह द्वारा प्रयाग गया के तीर्थ स्थल पर कन्यावध रोकने के शपथ का वर्णन भी किया हुआ है। इसके अलावा बांकीदास के ख्यात को जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहा जाता है। बांकीदास के ख्यात को जोधपुर राज्य की ख्यात कहा जाता है। और इसके अलावा एक और ख्यात है जो फेमस है, दयालदास की ख्यात, जो कि बीकानेर के राठौड़ों की। बांकीदास की ख्यात का संबंध किससे है भाई? मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ों से। और दयालदास के ख्यात का संबंध बीकानेर के राठौड़ों से। इसके जो दयालदास ख्यात के जो लेखक है दयालदास है, और ये दयालदास जो थे ना रतन सिंह के दरबारी थे, बीकानेर शासक रतन सिंह के दरबारी थे। और दयालदास ख्यात में बीकानेर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है, और दयालदास के ख्यात को बीकानेर राठौड़ ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ख्यात मैंने आपको अच्छे से बता दी, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट से, ये लो। हु इज द कुल देवी क्लैन गुडेस ऑफ द राठौड़ डायनेस्टी? तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है ये आपको बताना। आशापाला, शाकंभरी, नागनेची और बीजासन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, नागनेची। नागनेची माता जो कि राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, तो अपन कुल देवियों की बात कर ही लेते हैं। तो कुल देवी सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सारी कुल देवियों के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। जैसे मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश है उनकी कुल देवी क्या थी? बाण माता थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी भी नागनेची थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा जयपुर के जो कच्छावा वंश की कुल देवी थी वो जमुआई माता थी, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इसके अलावा करणी माता बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी थी। ठीक है, नागनेची माता जोधपुर राठौड़ों की कुल देवी थी। शाकंभरी माता शांबर अजमेर चौहानों की कुल देवी थी। आशापुरा जो कि नाडोल जालोर वाली, नाडोल पाली वाली, नाडोल चौहानों की कुल देवी थी।
और आशापुरा पोकरण ये बिस्सा जाति की कुल देवी थी भाई, ठीक है। इसके अलावा महोदरी माता जो जालोर के सोनगरा चौहान थे ना, महोदरी माता, ठीक है, जालोर के सोनगरों की कुल देवी थी। संवांगिया माता यानी आवड़ माता की बात कर ले, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी थी संवागिया माता। बाण माता उदयपुर के सिसोदिया की होगी। संचय माता ओसिया ओसवाल जाति की होगी। ज्वाला माता खंगारोद की होगी। कालिका कालिका माता की बात कर ले तो चित्तौड़ के जो गहलोत थे ना उनकी कुल देवी थी। तो त्रिपुर सुंदरी की बात कर ले तो पांचाल जाति की कुल देवी थी भाई, पांचाल जाति की कुल देवी थी। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है, ये आपको बताना है कि सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में, ये आपको बताना है। हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और मारवाड़ी। तो 14 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती भाषा में, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी के राव राम सिंह के दरबार में रहते थे, ठीक है। इनकी कुल 7 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रचनाएं, ये आपको याद रखना, 7 महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, 1990 में जारी हुआ था, ठीक है। ये तथ्य आपको याद रखना, कब जारी होता है, 1990 में, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कब से देने लगे, तो 1987 से देने लगे, ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, कौन कौन सी रचनाएं मैं बता देता हूँ। एक तो वंश भास्कर होगी आपकी, वंश भास्कर, एक वीर सत्स्य होगी आपकी, ठीक है। वंश भास्कर होगी, वीर सत्स्य होगी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो कौन सी होगी, धातु रूपावली, धातु रूपावली। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राम रंजाट, राम रंजाट, राम रंजाट जो रचना राजस्थान सूर्यमल मिश्रण की सबसे पहली रचना 10 वर्ष की उम्र में ये लिखी गई थी, ठीक है। राम रंजाट के बाद बात कर लूँ तो मैं वलवद विलास, वलवद विलास, वलवद विलास के बाद में बात कर लूँ सती रासो, सती रासो के बाद में बात कर लूँ तो छंद मयूख। ये जो रचनाएं हैं सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, जो कि आपको याद रखना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, वंश भास्कर, वीर सस्य, धातु रूपावली, राम रंजाट। राम रंजाट के बाद बात कर ले अपन तो कौन सी हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी अपनी तीज नीचे की 3 अपनी कौन सी थी, एक तो अपनी थी कौन सी थी, कौन सी थी, कौन सी थी, सती रासो, एक थी अपनी छंदमयूख, छंदमयूख के अलावा मैं बात कर लूँ वलवद विलास, ठीक है। तो ये 7 रचनाएं थी, ये 7 रचनाएं आपको याद रखनी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है। तो चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला है ना वो जालरापाटन में लगता है। कहाँ लगता है, जालरापाटन में लगता है, ये आपको याद रखना, कहाँ लगता है, जालरापाटन में लगता है। ये जालरापाटन कहाँ पड़ता है, जालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। जालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है, घंटियों का जो शहर कहा जाता है जालरापाटन को कहा जाता है। ये मेला कब लगता है, तो ये कार्तिक कार्तिक माह में पूर्णिमा की रात को लगता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कार्तिक माह में पूर्णिमा को लगता है। राजस्थान का जो सबसे रंगीन मेला पुष्कर मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा हो गया, पुष्कर मेला हो गया। सर्वाधिक जो पशु मेले लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, आपको बिल्कुल याद रखना, नागौर में लगते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक धार्मिक मेले जो लगते हैं ना वो डूंगरपुर में लगते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने बताया, ये तथ्य आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि वे सर्वाधिक धार्मिक मेले राजस्थान के कौन से जिले में लगते हैं, डूंगरपुर में। जबकि सर्वाधिक जो पशु मेले जो लगते हैं वो नागौर में लगते हैं, ठीक है। जो कि सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है, ठीक है। और हाल ही में जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला हो गया ना, जसवंत पशु मेला हो गया, ठीक है, जो कि भरतपुर में लगता है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये 15 हो गया, 15 के बाद 16 क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हो गया अपना 16, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया, तो बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया, तो देखते हैं किसने किया। साहिबदीन, गोपीराम, नागरीदास और निहाल चंद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो किया था वो नागरीदास ने किया था भाई। किसने किसने किया था, नागरीदास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बनी ठनी के बारे में अपन कुछ जान ही लेते हैं। बनी ठनी क्या है, देखो बनी ठनी के अंदर राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन किया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा जो अपनी बनी ठनी का जो चित्रण हुआ ना वो किशनगढ़ शैली में, और किशनगढ़ शैली को जो कि प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है ना वो किसे जाता है, आप सभी जानते हो, एरिक डिक्सन को जाता है। किसे जाता है, एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली को जाता है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाए थे, एक तो एरिक डिक्सन, एक डॉक्टर फयाज अली को जाता है। बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी होता 1973 में, ये तथ्य भी आपको याद रखना। और एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था, ये इंपॉर्टेंट तथ्य भी। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ आपको भाई। आप सभी को पता है कि बनी ठनी को मोनालिसा तो कहा जाता है, ठीक है, कि भारत की मोनालिसा कहा जाता है। लेकिन देखो कि किसने कहा था कि ये मोनालिसा भारत की बनी ठनी है।
भारत की जो बनी ठनी जो भारत की मोनालिसा है, ये किसने कहा था? तो एरिक डिक्सन ने कहा था। ये तथ्य आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य। इसके अलावा और अपन बात कर लेते हैं, तो किशनगढ़ शैली के जो चित्रकार हैं ना, उनकी ज़रूर बात करेंगे, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। किशनगढ़ शैली में प्रमुख रूप से एक तो गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग प्रयुक्त हुआ भी। कैसा रंग? गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग का ज़्यादा यूज़ हुआ। इसके अलावा इसके चित्रकार की अपन बात कर लेते, और चित्रकारों की बात कर ही लेते थोड़ा स्पेस लेके, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो चित्रकार ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट कोई से भी एग्जाम में आपको किशनगढ़ के चित्रकार देखने को ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लूँ तो अमित चंद, ठीक है। कौन सा चंद? अमित चंद, ठीक है। अमित चंद हो गया। अमित चंद के बाद मैं बात कर लूँ तो कौन सा हो जाएगा अपना? अमित चंद के बाद बात कर लूँ मैं तो एक तो मोर ध्वज हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? मोर ध्वज, ठीक है। मोर ध्वज के बाद में अगली बात कर लूँ तो अगला चित्रकार कौन हो जाएगा अपना? भंवर लाल। कौन हो जाएगा? भंवर लाल, ठीक है। भंवर लाल हो जाएगा। भंवर लाल के अलावा मैं बात कर लूँ तो धन्ना, धन्ना भी इन्हीं की, यही इसका चित्रकार था। इसके अलावा छोटू, छोटू 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 के अलावा सूरत राम हो गया, सूरध्वज हो गया, मोर ध्वज और निहाल चंद बता दिया मैंने पहले ही आपको। नानक राम हो गया, सीताराम हो गया, बदन सिंह हो गया। नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, जोश, सवई राम, तुलसीदास और लाडली, लाडली दास, लाडली दास, ये आपको याद रखना, लाडली दास, ठीक है। एक बार वापस से मैं सारे चित्रकार आपको बता देता हूँ कौन कौन से चित्रकार हैं, तो बिल्कुल आपके सामने एक तो अमित चंद हो जाएगा, एक धन्ना हो जाएगा, एक भंवरलाल हो जाएगा, एक छोटू हो जाएगा, एक सूरत राम हो जाएगा, एक सुरध्वज भी है ना, सुरध्वज, सुरध्वज, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मोरध्वज, निहाल चंद, नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, जोश, स्वयराम, तुलसीदास और लाडली दास। लाडली दास ही बताया था लास्ट वाला मेरे को, ये मेरे को रटे हुए ऐसे, तो मैंने ऐसा कैसा आपको बता दिया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो पापूजी कोलू, ठीक है। थोड़ा सा सही कर लेते हैं क्वेश्चन को, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये लो, ये लो। पापूजी कोल्लू, तेजाजी खरन्याल, मन्नीलाल जी गागरोन, रामदेव जी रामदेवरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पापूजी का संबंध कोल्लू से, तेजाजी का खरनाल से, लेकिन मन्नीनाथ का गागरोन से नहीं है, ठीक है। जैसा कि कल के पेपर में भी मैंने आपको मल्लीनाथ के बारे में बताया था, ठीक। मल्लीनाथ का जो संबंध है वो बाड़मेर के तिलवाड़ा से है। बाड़मेर तिलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ। ये राव सलका इनके पिता थे, जानीदे इनकी माता थी, रूपादे इनकी पत्नी है। इनका मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है, ठीक है। और कुंडा पंथ के जो शुरुआत है या प्रवर्तक जो है वो कौन है भाई? वो जो कुंडा पंथ की जो शुरुआत करी थी वो मल्लीनाथ जी ने करी थी। किसने करी थी भाई? मल्लीनाथ जी ने ही करी थी। ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा और मैं बात कर लूँ तो तेजाजी का जो मेला लगता है, तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? तो तेजाजी का मेला अपने पर्वतसर में लगता है। कब लगता है ये इंपॉर्टेंट है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी को लगता है, रुणेचा रामदेवरा में। पापू जी का मेला कोलू, कोलूमंड पापू जी का मेला जो लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? तो ये कटारगढ़ जो दुर्ग का भाग है, कुंभलगढ़ का भाग है भाई। ऑप्शन नंबर जो लघु कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी एक लघु दुर्ग बना हुआ, कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ, ठीक है। तो कौन से दुर्ग का भाग है? कुंभलगढ़ दुर्ग का भाग है। कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली भी था कुंभलगढ़। ये तथ्य भी आपको याद रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आमेर, आमेर महल में दीवान आम का निर्माण किसने करवाया था? दीवान आम का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, ये आपको बताना। राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने बताया था। पिछले क्वेश्चन में मिर्जा राजा जय सिंह की सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल मिर्जा राजा जय सिंह का जो सवाल आया था, 3 मुगलों की सेवा की थी, तब मैंने आपको बताया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांगड़ कांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो कांगड़ कांड का जो संबंध है वो बिल्कुल बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 21, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह, पहला जो विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ हुआ था पहला विद्रोह? पहला विद्रोह जो हुआ था अपने कहाँ पर हुआ था भाई? पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में। कहाँ हुआ था? नसीराबाद के अंदर हुआ था। ये तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। कब हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ था 28 मई को हुआ था। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 28 मई 1857, ठीक है।
अब नसीराबाद के कुछ देख लेते हैं। नसीराबाद में जो विद्रोह किया था वो कौन सी सैनिक छावनी ने किया था, तो कौन से सैनिकों ने किया था, तो वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा किया गया था। ठीक है, सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह कर छावनी को लूट लिया था। ये भी आपको याद रखना है। याद देखो, दो अधिकारी मारे गए थे, एक तो मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूब्री की हत्या हो गई थी। एक तो मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूब्री की हत्या हो गई थी। छावनी लूटने के बाद ये जो भी सैनिक थे वो दिल्ली की ओर चले गए थे। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिद्धराज डड्डा कौन थे? तो सिद्धराज डड्डा जो थे वो गांधीवादी और सर्वोदय नेता थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, क्या बताना आपको, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? ठीक है, तो कुंभ श्याम मंदिर जो स्थित है, चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ का किला। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? भाई चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भी आपको याद रखना है, एक बार सवाल पूछा था, कुंभ श्याम का मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की जो स्थापना की थी वो बिल्कुल किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। भाई किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, रामदेव जी ने की थी। किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। तो कामड़िया पंथ मैंने बता दिया, जैसे कि कामड़िया 13 ताली नृत्य जो करते हैं वो कामड़िया जाति के लोग ही करते हैं, कामड़िया पंथ वाले करते हैं। 13 ताली नृत्य के बारे में आज मैं आपको पूरा बता ही देता हूँ। देखो थोड़ा स्पेस लेके कि अपन क्लियर कर लेते हैं पूरा। सबसे पहले 13 ताली नृत्य जो कि बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, कामड़ जाति के लोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो ताल होती है ना, शिव की ताल और पार्वती की लय से ताल सबसे बनी होती है। कामड़ जाति की जो स्त्री होती है शरीर पर 13 मंजीरा बांध कर इस नृत्य करती है। पुरुष पीछे बैठकर रामदेव जी और हिंगलाज माता के भजन भी गाते हैं। वाद्य यंत्र इसमें कौन सा होता था? एक तो ढोलक होता है, तंदूरा होता है, चौतारा और तानपुरा। ये आपको याद रखना, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 13 ताली नृत्य के अंदर जो होता है, एक तो तंदूरा, चौतारा, तानपुरा, ढोलक और इकतारा, ये यहाँ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक है, ढोलक, तंदूरा, इकतारा, चौतारा, तानपुरा। ये लोक नृत्य कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं मैं बता देती हूँ। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। देखो एक नृत्य कैसे किया जाता है? बैठ कर किया जाता है। इसके 9 मंजीरे जो होते हैं ना दाहिने पैर पे लगाए जाते हैं। भाई 9 मंजीरे दाहिने पैर पे बांध लिए जाते हैं। कौन सा दाहिने, यानी अपना सीधा वाला जो पैर है उस पर 9 मंजीरे, और 2 मंजीरे कोहनी पर, 2 मंजीरे हाथों में। ठीक है, यानी दो दो हो गए। ये कोहनी पे हो गया। ठीक है, और ये कलाई पे हो गए, दो दो, दोनों हाथों में, एक दो कोहनी पे, दोनों हाथों में, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक सीधा हाथ की कोने पे, एक उल्टा हाथ की कोने पे, एक सीधा हाथ की कलाई पे, एक उल्टा हाथ की कलाई पे। तो 4 मंजीरे तो ये हो गए, और 9 मंजीरे जो कि सीधा हाथ में पहने जाते हैं। कुल कितने मंजीरे हो गए? 13 मंजीरे। और ये बैठ कर नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसका जो मुख्य केंद्र था उद्भव था पादरला पाली गांव माना जाता है। उसके बाद तो फिर ये रामदेवरा पोखरण डीडवाना का भी प्रसिद्ध हो गया। इसमें नर्तकनी क्या करती है? मुंह में नंगी तलवार और कटार दबाकर नृत्य करती है, और हिंगलाज माता का यह प्रतीक माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके जो प्रमुख कलाकार है, एक तो मांगे बाई होगी अपनी, एक इसके अलावा मोहनी होगी, एक नारायणी होगी, कमल दास हो गए, लक्ष्मण दास कामड़ हो गए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। मांगे बाई, मोहिनी, नारायणी, कमल दास और लक्ष्मण दास, कमल दास और लक्ष्मण दास, ये इनके प्रमुख कलाकार हैं। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? धर्म सभा, धर्म सभा के अलावा मैं बात कर लूँ तो भील सभा और राज्यसभा। तो कौन सी की स्थापना करी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संप सभा की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट। कब स्थापना करी थी ये इंपॉर्टेंट है। तो 1883 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, कब हुई थी? 1883 में। संप सभा का वैसे अर्थ क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आपसी एकता, भाईचारा, प्रेम। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ये भी आपको याद रखना है। सम सभा के जो नियम थे ना, 10 नियम थे भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सम सभा में 10 नियम बनाए गए थे। 10 नियम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो नियम था कि मांस खाने का निषेध, दूसरा शराब पीने का निषेध, तीसरा चोरी डकैती करने का निषेध, स्वदेशी का प्रयोग, अन्याय का प्रतिकार सम्मिलित, और इस सभा में जो आदिवासी लोग थे उसको बुराई छोड़ने का प्रयास करवाता था। ये सारे 10 नियम जो बने थे ना वो यही बने थे। ठीक है, इसमें से कुछ नियम तो मैंने आपको बता दिए, कुछ नियम मुझे याद नहीं है तो आप देख लेना। तो सम सभा का मैंने आपको बता दिया कि सम सभा की स्थापना 1883 में गुरु गोविंद द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बिल्कुल अपना ये आ गया।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया बिल्कुल, कि राठी प्रजाति की कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है, ये आपको बताना। ठीक है, संकर प्रजाति है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, सिंधी मालवी, सिंधी साहिवाल, साहिवाल मालवी और मालवी और नागौरी। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी और साहिवाल की मिश्रण है ये राठी गाय। ठीक है, ये आपको याद रखना, राठी गाय जो मिलती है ना, सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है, सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है। इसके अलावा में ये जो राठी गाय जो पाई जाती है ना, ये हरियाणा इधर, ठीक है, हरियाणा शेखावटी के आसपास ये राठी प्रजाति गाय पाई जाती है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू शिखर में मिल जाती है। राठ से इधर राठी पाई जाती है, जबकि थारपारकर की बात कर लेती है जैसलमेर के आसपास मिलती है, जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। गिर की मैं बात कर लूँ तो मध्यवर्ती राजस्थान में मिलती है। सांचौरी की मैं बात कर लूँ तो ये बिल्कुल सांचौर जालोर के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में देश की सीमा भवानी मंडी रेलवे स्टेशन में स्थित है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एमपी मध्य प्रदेश, ये आप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अंत्य प्रवाही अपवाह तंत्र की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, यानी अंत्य प्रवाही कौन सी नदी नहीं है, ये आपको बताना। ठीक है, तो कौन सी नदी अपवाह तंत्र नहीं है तो अपन देख लेते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे देखो, आंतरिक प्रवाह की नदी में बता दूं तो पश्चिम बनास नदी, रूपारेल नदी, साबी नदी और काकनी नदी। तो इसमें जो पश्चिम बनास नदी है ना, ये अपना जल ले जाती है कहाँ, कच्छ के रण में ले जाती है ना, तो ये अंत्य प्रवाही नदी नहीं। रूपारेल नदी अंत्य प्रवाही है, साबी नदी है, काकनी नदी है। ठीक है, काकनी नदी कहाँ से निकलती है तो कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से निकलती है। ठीक है, और ये बूझ बूझ झील के अंदर अपना पानी ले जाती है, बूझ झील है उसमें पानी उड़ेल देती है अपने। इसके अलावा अंत्य प्रवाही कांतली नदी भी जो खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। साबी नदी जो है ये भी अंत्य प्रवाही नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। एक अपनी जो कि घग्गर नदी है, ये भी सबसे बड़ी अंत्य प्रवाही नदी कहाँ से निकलती है, कालका की पहाड़ी से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, वो ज़्यादा बरसात आने पर इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है। ठीक है, और कुछ नदियों को उद्गम स्थल और बता देता हूँ मैं जो आपको। ठीक है, जैसे जाखम नदी कहाँ से निकलती है तो छोटी सादरी प्रतापगढ़ से निकलती है। ठीक है, ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा लूनी नदी कहाँ से निकलती है, नागपाड़ी अजमेर से निकलती है। जवाई नदी गोरिया गांव बाली पाली से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोरिया गांव बाली पाली से निकलती है। खारी नदी शेरगांव की पहाड़ी सिरोही से निकलती है। पश्चिम बनास नदी नया सानवरा पहाड़ी सिरोही से निकलती है। सूखड़ी नदी कहाँ से निकलती है, मेरा गांव के सिलारी पहाड़ी सिरोही से निकलती है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं रूपारेल नदी की बात कर लूँ, ये नहीं बताया मैंने, रूपारेल नदी, रूपारेल नदी जो है इसे वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। वराह नदी और लसवारी नदी, वराह नदी और लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और ये नदी अलवर जिले के थानागाजी से निकलती है। कहाँ से निकलती, अलवर जिले के थानागाजी से निकलती है और भरतपुर में समाप्त हो जाती है। रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भरतपुर की जो जीवन रेखा वो रूपारेल नदी, कौन सी नदी है, वो रूपारेल नदी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि ये बिल्कुल आ गया, ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमेशा याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो क्या है, 826 है। आपको याद रखना कितनी भी, 826 हो गया अपने। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई वो 869 है। अब कैसे याद रखोगे, मैं बार बार आपको ट्रिक बताता हूँ कि भाई राजस्थान का सीना चौड़ा है, सीना चौड़ा है तो लंबाई ज़्यादा होगी, यानी 869 है, और राजस्थान की लंबाई कम है तो 826 हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान से कितने राज्यों की सीमा टच होती है तो 5 राज्यों की, पंजाब, हरियाणा, इसके बाद आ जाओ यूपी, इसके बाद एमपी, इसके बाद गुजरात हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है, तो जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, सीकर। तो इसमें देखो ये 3 जिले, तो ये मरुस्थलीय जिले हो गए अपने। ठीक है, मरुस्थल के 12 जिलों में से 3 जिले हैं ना अपने, 3 जिले तो शामिल है, और अजमेर जो है मरुस्थलीय जिला नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। अजमेर जो है अरावली के बिल्कुल तलहटी पे बसा हुआ। ठीक है, ये तथ्य आप याद रखना। अजमेर का हल्का सा जो पार्ट है ना पुष्कर वाला आ जाता है, वह रेगिस्तान है, लेकिन पूरा अजमेर रेगिस्तान में नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा इन जिलों में सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो अजमेर में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा बरसात होती है ना, वो झालावाड़ में होती है। भाई कौन से ज़िले में होती है, झालावाड़ में होती है। ठीक है, और अगर स्थान पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कहाँ होती है, तो वो सर्वाधिक जो बरसात होती है ना, वो होती है अपने कहाँ, वो होती है माउंट आबू में। कहाँ होती है, माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर बरसात होती है भाई, 150 सेंटीमीटर।
और राजस्थान का दूसरा जिला जो सर्वाधिक बरसात होती है तो वो बांसवाड़ा है। देखो ये क्वेश्चन कभी नहीं आता, अगर बन गया तो फिर आएगा नहीं। पहला जिला तो सबको याद रहता है, लेकिन दूसरा जिला जो कि सर्वाधिक बरसात होती है वो कौन सा, बांसवाड़ा जिला है, ये भी आपको याद रखना। और राजस्थान की औसत वर्षा की बात कर ले तो 57.51 है, 57.51 सेंटीमीटर, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है बिल्कुल। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था 3,42,239। अब लेकिन एक नया तथ्य मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर इसको वर्ग मील में पूछ ले तो आपका उत्तर क्या होगा, ठीक है। अगर राजस्थान का क्षेत्रफल आपको मील में पूछ लिया जाता है तो फिर आप क्या करोगे। तो राजस्थान का क्षेत्रफल अगर आपको मील में पूछ लिया जाता है तो 132,140, याद रखना। 132 140 याद रखने का सबसे आसान तरीका 132 140 132 140 132 140, यानी 1,32,140 वर्ग मील हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी याद नहीं रखता तो पहले 132 फिर 8 जोड़ के 140 लिख देना, आपको आसानी से याद रह जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या है ये आपको बताना है। तो उदयपुर राज्य का जो पुरातन नाम है वो क्या है ये आपको बताना है। तो क्या क्या ऑप्शन दिए हुए, एक तो जांगल देश है, कुरु देश है, एक सीवी, एक योध्या है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उदयपुर राज्य को सीवी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, सीवी के नाम से जाना जाता है। मेदपाट, प्रागवाट, ये भी उदयपुर राज्य को ही, मेवाड़ राज्य को ही प्राचीन नाम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उदयपुर किसने बसाया था, तो उदयपुर उदय सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था, उदय सिंह ने। कब बसाया था, 1559 में बसाया था, ये भी आपको याद रखना। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी में डेस नदी मिलती है, तो कौन सी नदी मिलती है आपको बताना है। तो अपना 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो सूकड़ी नदी मिलती है। तिलवाड़ा में कौन सी नदी मिलती है, सूकड़ी नदी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं पूरा चार्ट या आपके से एक बार शेयर कर लेता हूँ कि ये जो नदियाँ है कहाँ से कौन सी नदी मिलती है, लूणी नदी के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस ले लेते हैं अपन, स्पेस लेने के बाद फिर अपन उसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। ये अपना स्पेस हो गया, स्पेस के बाद अब देखते हैं। देखो मैं बता देता हूँ सबसे पहले, लूणी नदी का उपनाम क्या है भाई, मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी कुल लंबाई क्या है भाई, 495 लंबाई है, ठीक है। उद्गम स्थल नागपाड़ अजमेर से होता है। इसे जब उद्गम होता है तो सागरमती के नाम से जाना जाता है। और फिर गोविंदगढ़ के आसपास एक नदी होती है सरस्वती, दोनों नदियों का जब मिलन होता है ना फिर लूणी नदी कहलाती है, ठीक है। जालोर में से नाड़ा कहा जाता है, ठीक है। कालिदास ने इसे अंत्य सलीला कहा था, ठीक है। इसे खारी और मीठी नदी भी कहा जाता है क्योंकि दोनों जल इसमें होता है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, तो लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो जालोर में नहड़ नहड़ कहलाता है, ये तथ्य भी आपको याद रखना। और बहाव क्षेत्र, राजस्थान के कुल बहाव क्षेत्र का 10.41% राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। इसके क्षेत्र को गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है, ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ ना आगे, तो आगे मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका मामला। देखो ये लूनी नदी है, मान लो ये अपनी लूनी नदी निकल रही, ठीक है। ये आपकी लूनी नदी होगी बिल्कुल क्लियर। ये आपके अजमेर का नागपाड़ हो गया, नागपाड़ बना दिया मैंने, नागपाड़ से निकल गई। नागपाड़ से जब निकलती है तब सागरमती के नाम से जाना जाता है। देखो तथ्य याद रखना, एग्जाम में बनता है। तो अब मैं बात कर, लूनी नदी निकली, सबसे पहली जो नदी आएगी ना इधर से, सबसे पहली नदी जो मिलेगी वो बांडी नदी मिलेगी, आपको याद रखना। सबसे पहले जो नदी मिलेगी बांडी, बांडी के बाद जो मिलती है वो लीलड़ी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलेगी, लीलड़ी। लीलड़ी के बाद जो नदी मिलेगी वो मीठड़ी नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी, मीठड़ी नदी मिलेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया बांडी, बांडी के बाद मैंने बताया लीलड़ी, लीलड़ी के बाद मैंने बता दिया मीठी नदी, मीठड़ी नदी, ठीक है। मीठड़ी के बाद थोड़ा सा आगे चलोगे तो यार सूकड़ी नदी आ जाएगी। कौन सी नदी आ जाएगी, सूकड़ी नदी हो जाएगी। सूकड़ी के बाद आगे चलते थे यार जवाई नदी आ जाएगी, जवाई नदी। जवाई नदी के बाद में सागी नदी यहाँ मिलती है, सबसे आखिर में जो मिलती है सागी नदी मिलती है, ठीक है। अब देखो ये सारी नदियाँ जो है ना, सारी नदियाँ किधर से मिल रही है, ये सारी नदी बाई तरफ से मिल रही है। दाई तरफ से एकमात्र नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है, जोजड़ी नदी। कौन सी नदी मिलती है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। बाई तरफ से जो मिलती है केवल जोजड़ी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, जोजड़ी, ये भी आपको याद रखना, जोजड़ी नदी। लूनी नदी में दाई तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, इस प्रकार आपके एग्जाम में सवाल बनेगा तो आपका उत्तर होना चाहिए जोजड़ी नदी। बाकी सारी जो नदियाँ ना वो किधर से मिलती है, तो सारी नदियाँ बाई तरफ से मिलती है, ठीक है। और ये सवाल बार बार 2-3 बार एग्जाम आया हुआ ये कि भाई सही क्रम से सेट कीजिए नदियों को, मिलने का जो क्रम है पहले कौन सी बाद में कौन सी, तो ये तथ्य आपको याद रखना, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, वापस से बता देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले जो नदी मिलेगी बांडी नदी, बांडी के बाद लीलड़ी, फिर मीठड़ी, फिर सूकड़ी, फिर जवई, ठीक है, हो गया। जवई के बाद मिलेगी सागी।
बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवई और सागी, और दाई तरफ से जो मिलेगी वो जोजड़ी मिलेगी। जोजड़ी नदी किसके बीच मिल रही है, इंपॉर्टेंट है, मीठड़ी और सूकड़ी नदी। मीठड़ी नदी ले लो और सूकड़ी नदी के बीच में देखो यहाँ पे मिल रही है, ये मीठड़ी होगी, ये सूकड़ी होगी, इसके बीच के अंदर जो मिल रही है वो जोजड़ी मिल रही है। अगर क्रम आपको याद रखना है तो सबसे पहले बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, फिर सूकड़ी हो जाएगी, फिर जवई हो जाएगी, फिर सागी नदी हो जाएगी। तो ये तथ्य आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा, अपने नोट्स में जरूर ऐड करना है इसको। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खारी नदी का उद्गम स्थल राजसमंद के जिले के उत्तर में स्थित देश की पहाड़ियों से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिजराल की पहाड़ियों से भी, ठीक है, बिजराल गांव की पहाड़ियों से मिलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिम भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिम भागों की बात कर ले तो कौन सी जलवायु पाई जाती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना BWHW, ठीक है, BWHW। कौन सी जलवायु पाई जाती है, BWHW, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 36। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल चंबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, कब्ज ठीक करने में किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरंडी का तेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये साइंस का सवाल था जो यहाँ बन गया। इसके बाद राजस्थान में तेंदुपत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण में किया जाता है, तो बीड़ी के निर्माण में किया जाता है। तेंदुपत्तों से क्या बनता है, बीड़ी। इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि तेंदु के पत्ते का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी एक बार सवाल बना, तो 1974 में हुआ था। ये तथ्य आपको याद रखना। नेक्स्ट, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अजमेर पाली राजसमंद, अजमेर पाली राजसमंद, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित प्रदूषकों में किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से। ये साइंस का सवाल है जो कि पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर है सीधा बता देता हूँ, नाइट्रेट, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है, ये आपको बताना। तो 41 का जो संबंध है देखो, भूकंप से भी है, सूखा से भी, बाढ़ से भी, लेकिन सुनामी से नहीं है, क्योंकि राजस्थान के समुद्र तट है ही नहीं राजस्थान में, तो सुनामी का संबंध हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिला द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो 42 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा चीकू। चीकू जो मिलता है वो सिरोही में मिलता है। कहाँ मिलता है चीकू। आम जो मिलता है चित्तौड़गढ़ में मिलता है। कहाँ मिलता है, चित्तौड़गढ़ में मिलता है। माल्टा और किन्नू जो मिलता है गंगानगर में मिलता है, ठीक है। और जोधपुर में जो अनार मिलते हैं, जोधपुर के अनार भी प्रसिद्ध है, जोधपुर में अनार भी बहुत प्रसिद्ध है, जो मीठे और बढ़िया क्वालिटी के जो अनार मिलते हैं वो जोधपुर में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर स्थित है। तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी, बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया। तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सावन भादो परियोजना का संबंध कोटा से है। बाकी भीम सागर, छापी और हरिश्चंद्र और अकलेरा और चौली परियोजना का संबंध झालावाड़ से है। 2 परियोजना मैंने आपको और नहीं बता दी। इसके अलावा और देखते हैं अगला क्वेश्चन, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो बांसवाड़ा में स्थित है भाई, बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा। राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है ना 3109, ये माही बजाज सागर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, ठीक है, 81 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना। राजस्थान का जो कि मिट्टी से बना बांध है पाचना बांध। राजस्थान का कंक्रीट से निर्मित प्रथम बांध जो था वो बिसलपुर बांध था। कौन सा बांध था, बिसलपुर बांध था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको बता दिया है। और राजस्थान का भाव दृष्टि से जो सबसे बड़ा, पानी की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बांध है वो राणा प्रताप सागर है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बस क्वेश्चन खत्म होने वाले अपने। 46, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है। तो 46 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH48, NH48 नेशनल हाईवे 48, ठीक है, ये इसका नया नाम हो गया। ये तथ्य भी आपको याद रखना।
सबला लोहारिया एरिया माइनिंग सिचुएटेड विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सबला लोहारिया कहाँ पड़ता है ये आपको बताना। तो सबला लोहारिया जो पड़ता है बिल्कुल डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर सबला लोहारिया पड़ता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन सा जिला उपाद्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? 49 राजस्थान के किस संस्थान ने इसरो से अहमदाबाद में 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण भूमि शरण एटलस का विमोचन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आफरी द्वारा किया गया। ठीक है, आफरी जो कि जोधपुर में पड़ता है। इसकी स्थापना जो हुई है का 1985 मानी जाती है, लेकिन कार्य जो शुरू किया था 1987। 85 और 87 में कन्फ्यूजन है, एक बार क्वेश्चन डिलीट भी हो गया था, आप अच्छे से देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। भरतपुर, अलवर, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यही विराम देना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नई शुरुआत होगी, एक नई सुबह के साथ, बिल्कुल एक नए तथ्यों के साथ, उन नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद।